हमारे बच्चों के साथ क्या बर्ताव हुआ। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हमारे छात्र जो हैं ये पेपर लीक के भी शिकार हैं और लाठी के भी शिकार हैं। अजीब बात है ना ये। और उनके हाथ में ना तो कोई पत्थर था, ना कोई लाठी थी। एक भावना थी और एक आशा थी। और उस भावना और आशा के खिलाफ जो पुलिस ने किया, वो ऐसा लगता है कि सरकार अपना मानसिक जो है ना संतुलन खो बैठी है। कोई भी सरकार अपने बच्चों के साथ ऐसे कर सकती है कि वो पीसफुली प्रदर्शन करें बिना कोई हथियार के। और सरकार को ये मालूम है कि जब वांगचुक को वहां पुलिस ने आकर हटाया बिना बताए, तब भी कोई छात्रों ने कुछ नहीं किया। और अगर तब नहीं किया तो उनके ऊपर क्या जरूरत थी कि आप लाठी चलाओ। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद नहीं है, क्योंकि हमने जो मैंने देखा वो सभी ने देखा, सारे देश ने देखा, सब देश के छात्रों ने देखा। मेरा मकसद एक और है। आपको याद होगा कि कल ही छात्र जो पीड़ित थे, जिनके ऊपर हमला हुआ, वो कह रहे थे कि आप इस बात की क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते कि पत्थर आए कहां से। और उनका इशारा इस तरफ था कि सरकार खुद ट्रक लेकर पत्थर लाई। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां एक वैन खड़ी थी जिसके ऊपर मतलब कि लगता था कि किसी के ऊपर किसी ने हमला किया। उसकी 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 जो विंडोज थी वो भी टूटी पड़ी थी। वो वैन कौन लाया? फिर वो वैन हटाई गई। और फिर पुलिस कर्मियों ने यह भी बयान दिया कि इन बच्चों ने हमारे ऊपर भी हमला किया और कई पुलिसकर्मी इंजर्ड हैं, उनको चोटें लगी हैं। तो मेरा पहला सवाल, सरकार को ये तो पता है ना, और पुलिस कर्मियों ने खुद पता है कि इनको चोट लगी है। जरा जनता के सामने बता दीजिए किनको चोट लगी है, उनके नाम दे दीजिए। क्या चोट लगी है वो बता दीजिए। किसने पथराव किया वो बता दीजिए। किसने कुछ किया वो बता दीजिए। ये जरूरी है, मैं अभी बताऊंगा क्यों जरूरी है। तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वहां पत्थर पहुंचे कैसे, जब ये तो बिना हथियार के थे। और वो वैन कैसे पहुंची। मुझे डर इस बात का है कि आपको याद होगा कि दिल्ली राइट में क्या हुआ। दिल्ली राइट्स में जितनी संख्या में कुछ लोग मारे गए तो आपको मालूम है, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो ही दिखाए गए कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और हमारे बच्चे हैं वहां दिल्ली राइट्स में, उनको यूएपीए के अंदर उनके खिलाफ केस दर्ज हो गए। और कुछ लोग तो 5-5 साल अंदर हैं। और ये करते क्या हैं कि बाद में एफआईआर फाइल करेंगे, उसमें कहेंगे कि ये लोग थे। हालांकि वो तो बात इन्वेस्टिगेशन की होगी। एफआईआर में कुछ लोगों का नाम ले लेंगे जो यहाँ इस जंतर मंतर में सबसे आगे थे। फिर उस पर 120 बी लगा देंगे, फिर उन पे यूएपीए लगा देंगे, फिर उनको अंदर कर देंगे। और फिर 3-3, 4-4, 5-5 साल तक उनको बेल नहीं मिलेगी। ये होने वाला है। इसलिए मेरी मांग है कि जो भी पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, नाम बताया जाए, कितनी चोट आई है वो बताई जाए, मेडिकल रिपोर्ट बताई जाए,
स्टेटमेंट क्या दिया है उन्होंने डॉक्टर के सामने, वो बताया जाए, और जो बच्चों को चोटें लगी हैं उनका भी खुलासा देश के सामने हो, ताकि बाद में गलत तरीके से गलत केस करके बच्चों को शिकार न बनाया जाए। शिकार तो अब बना चुके हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और बेरहमी के साथ महिलाओं के, बच्चियों के साथ किसी के कपड़े भी फाड़ दिया आपने। मुझे याद है, मुझे ऐसा लगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो वहां थे ही नहीं। उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो डर रहे थे कि जाएंगे तो गाली पड़ेगी, विरोध होगा, कहेंगे वापस जाओ वापस जाओ, और जाएंगे तो दिखाना भी पड़ेगा, दिखाएंगे तो सरकार उनसे पूछेगी तुमने दिखाया क्यों। तो इसलिए यही गोदी मीडिया कह रहा है कि आप नेपाल की स्थिति यहां चाहते हो, यही कह रहा है ना, ये डिबेट हो रही है ना। कौन नेपाल की स्थिति चाहता है? कोई नहीं चाहता, छात्र तो नहीं चाहते। अगर ऐसी बात होती तो हिंसा का इस्तेमाल होता। ये तो साफ जाहिर है, वो तो बेचारे लाचार थे, वो टारगेटेड थे। और यही गोदी मीडिया, जब अन्ना हजारे की मूवमेंट चल रही थी, तब उसको ये अरब स्प्रिंग कहते थे, याद है आपको? तब ये अरब स्प्रिंग कहते थे। अब ये तुलना कर रहे हैं नेपाल से, और जो हो रहा है वो दिखा नहीं रहे। उस समय तो कैमरा भागता था अन्ना हजारे के पीछे, जहां जहां अन्ना हजारे जा रहे थे वहां कैमरा भागता था इनका, गोदी मीडिया का। जहां जहां रामदेव जा रहा था वहां इनका कैमरा भागता। और हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने मंत्री भेजे। रामदेव के आने से पहले हम रामदेव को मिले, और रामदेव ने हमें विश्वास दिया कि मैं वहां जाकर कुछ नहीं करूंगा, केवल यही बातें रखूंगा। उस समय यही गोदी मीडिया ने हमें कहा कि आप रामदेव से क्यों मिले? ये किस किस्म का देश है, और किस किस्म का देश ये बनाने जा रहे हो आप लोग? नड्डा साहब आज कहते हैं कि पहली बार हमारे पास प्रपोजल आया। पहली बार? पिछले 19, 20, 21 दिनों में क्या हो रहा है? प्रपोजल तो यही है ना कि इसकी इस्तीफा मांगो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये इनको पहली बार पता चला है। शायद ये केवल मोदी की तरफ देखते हैं, इनके अब ध्यान बाकी जगह तो आता नहीं, होता नहीं है ना, क्योंकि मोदी जी की तारीफ करनी है, और मोदी जी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सब लोगों को, ठीक है ना? अच्छी बात नहीं है प्रधानमंत्री का चुप रहना, मंत्रियों को कहना कि पहली बार प्रपोजल आया, जब उन्होंने खुद बुलाया उनको। ऐसा लग रहा था नड्डा जी के बयान, ट्वीट से, कि वो खुद आए हैं प्रपोजल लेकर। बात उलट थी, उनको बुलाया गया। और सही कहा इन लोगों ने, इस बार तो हम चले गए, 2 घंटा हमें वेट करवाया, 2 घंटा इंतजार करवाया, और इस बार तो हम चले गए, लेकिन अगली बार इनको वहां यहां आना पड़ेगा। जो भी इश्यूज हैं छात्रों के सामने, वो उनके भविष्य के इशू हैं, भविष्य से जुड़े हुए इशू हैं कि उनका फ्यूचर है क्या। अगर पेपर ही लीक होते रहेंगे तो उनका भविष्य यहाँ आएगी ना। और ये भविष्य केवल बच्चों छात्रों का नहीं है, सारे परिवार का भविष्य है। इसीलिए माता पिता भी वहां गए हैं बच्चों के साथ इस प्रदर्शन में, यही बताने के लिए कि आप हमारी बात सुनिए, जो शिक्षा की व्यवस्था है इसको ठीक कीजिए।
और सारा ढांचा बदलिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब ये कहते हैं कि OMR भी फेक है। अरे फेक कैसे हैं? सो ये बातें मैं केवल आपके सामने आज रखना चाहता कि मुझे ये फिक्र है कि ये लोग उल्टा इन्हीं लोगों के खिलाफ, जिन्होंने कोई हिंसा की बात ही नहीं की, जिनके पास कुछ था ही नहीं, उन्हीं के खिलाफ केस होंगे और उन्हीं को ये जेल में भेजेंगे। ये आज चेतावनी मैं दे रहा हूं, इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आई वांटेड टू say to you through this press conference, to the people of this country, that the victims of the paper leaks are also the victims of the Lathi Charge. Isn't that ironic? That they are victims at both ends. They went to have a conversation with the government, that the government should have a conversation with them, listen to their demands. That's all that they wanted. And what did they get in return? The Lathi Charge, injuries that they received at the hands of the police. That's what they got in return for their pure emotions and hope that the government would listen to them. And a government that does not listen should not be listened to. And a peaceful protest to ensure that the future of our children should be safe should continue through completely non-violent means. Children should raise their voice in every city of this country peacefully, so that governments all over the country listen to them, listen to the families who have suffered on account of these paper leaks, listen to the fact that they have no future if this education system is manipulated in this fashion. Because I do believe, and I have a hunch, I may not be right, that behind this is a conspiracy of favoritism, of nepotism. But the real reason for having this press conference is my concern that what happened in the Delhi riots, when the injured became the accused, will happen here. We all know who were the targets in the Delhi riots, and we all know who targeted, and we all know what kind of statements were being made. And the people targeted were kept in jail for years for no fault of theirs. And some of them are still in jail. So the two questions I want to place before you, and the two answers I want from the government is, especially in the context of the fact that the police personnel said that they were injured. Let's find out, and they should give the names of all those policemen who were injured in these circumstances, when the children of our country never had any lathis, never had anything that was in their hands with which they could attack anybody. So when did they go to the hospital? What are their medical legal reports? Who have they named in the medical legal reports? Who have they recognized as to who has hit them? This is necessary because they say that 100 of them were injured. Well, the fact is that the newspaper report says about 10 of them. Now, there's a mismatch there, but be that as it may, I can't go into all that because I don't know the facts. But at least they should tell the people of this country as to which policemen were injured and who injured them and who are the ones who perpetrated this violence. And who brought the truck with stones to the site. Certainly the children could not have. If the children wanted to be violent, they would have been violent when Sonam Wangchu was taken away by the police in the fashion that he was taken away.
They were not violent. So then why was stones brought there? Who brought them there? Who brought that truck? And who brought that van, which was dented, which the panes of which were broken? Who brought that van? First, an investigation should be done there. And why did the police behave like this? In our time, this never happened. My worry is that slowly, by and by, in a few days' time, FIRs will be lodged by the police personnel themselves. They will name those they want to target, as they did in the Delhi riots. Then they will impose UAPA or other provisions against them under the laws and keep them in jail for 3, 4, 5 years to teach a lesson, not just to the children, but also to the parents and the family, so that this doesn't happen again. This they did in the Delhi riots, they will repeat this, which is why I want this information to be in the public domain. And we also want to know who are the children who were injured and what kind of injuries they sustained. They should also come in the public domain to demonstrate as to how, in what inhuman manner, the police were treating our children. So that the truth emerges as soon as possible. I remember at our time when all this happened, at that time, what was the Godi media doing? They were calling that Anna Hazare movement Arab Spring. And today, where is their voice? There is no spring in their voice. Their alignment with the government is so shameful that I shudder to think and wonder whether these people at all follow the dictums that are necessary to be a true journalist. Fake news and fake journalists are the same. So that's a very sad story in our country. When Ramdev came, we went ministers to meet him. He gave us assurances. And then he broke those assurances. And when Anna Hazare was on fast, our ministers went to talk to him. And here Mr. Nadda says, for the first time a proposal has come. And it's ironic, isn't it? That for the last 21 days, Mr. Nadda knows what the proposal is. Namely, the first thing to do is to remove Dharmendra Pradhan as education minister. They know the proposal. And as if it's the children who went begging to the government that they came for the first time with the proposal. They called the children and said, we want to have a talk with you, and made them wait for 2 hours. And the leaders said of this movement that, look, next time, we're not going to, they'll have to come to us. So this is very serious. And I hope and pray that peacefully the protest will continue till the objectives are achieved. I hope and pray that in other cities, students will also raise their voice peacefully to make their demands, because in the absence of a fair, just education system, there is no hope for the millions of children, the lakhs and lakhs of families in this country. Thank you very much. Sure. If you can take one question. As the parliament is also going on right now, do you expect a statement from the government on yesterday's incident? Well, I don't know. That's for the government to decide. I mean, I don't expect anything from this government. I mean, I lost that expectation long ago. पीएम मोदी ने इस पे अपना रुख अपनाया है, कहा है कि जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कौन दोषी है? यही तो मैंने आज बात की है। वही तो हम चाहते हैं। हमें मालूम है कि दोषी कौन है इनके नजरिए में। बहुत बहुत धन्यवाद।